जय हिंद। दोस्तों, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स की एग्जांपल देखी है जो कि यूपीएससी की अच्छी तैयारी करके बैठे होते हैं। प्रीलिम्स के अंदर जो उनका जीएस का पेपर 1 होता है उसमें भी उन्होंने एक अच्छा अटेम्प्ट किया होता है, बट सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते, उस वजह से प्रीलिम्स में ही अटक जाते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनको कहीं से एक डर बैठ गया कि सीसेट का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके अंदर मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और मैं वो क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, मैथ्स कौन पढ़ेगा। तो उस चक्कर में कई बार आईएएस का ड्रीम ही ड्रॉप कर देते हैं। और कई आप में से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अगले संडे इस साल का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें अपीयर होने जा रहे हैं। सीसेट की प्रिपरेशन ठीक ठाक कर रखी है उन्होंने, बट स्टिल अभी भी नर्वस हैं कि कहीं मैं सीसेट में ही ना अटक जाऊं। आज के सेशन में हम इन सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डर निकालने वाले हैं, और आपका ये डर मैं दूर करूंगा। पिछले साल का जो सीसेट का पेपर था 2022 का प्रीलिम्स के एग्जाम का, उसके कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस करके अभी आपके सामने। सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूंगा, जैसा कि आपने कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी देख लिया होगा कि इस वीक के अंदर आपके इस चैनल के ऊपर 2 बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी। सो उनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखो, सीसेट के अंदर जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो क्या है, 33%। मतलब 200 में से आपको 66 मार्क्स चाहिए, और क्वेश्चंस कितने हैं टोटल, 80 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन आपको 80 में से 27 क्वेश्चन सही चाहिए। अगर आपके 27 क्वेश्चन सही हो गए बिल्कुल, तो आप सीसेट क्वालिफाई कर जाओगे। और अब क्या सीसेट इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि 80 में से आप 27 क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं निकाल सकते? क्या एक एवरेज बच्चा ऐसे क्वेश्चन नहीं निकाल पाएगा 27 कि वो सीसेट क्वालिफाई कर सके? कुछ बच्चे कहते हैं सर सीसेट का पेपर बहुत लेंथी हो गया है, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हो गए हैं। पेपर लेंथी का क्वेश्चन वहां आता है जहां आपको पता हो कि आप जो स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपका रैंक डिफाइन होगा, या जो आपका स्कोर आएगा और एक कट ऑफ इस चीज पे डिपेंड करेगी कि बाकी बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ एक डिटरमिन होगी और उस कट ऑफ को आप क्लियर करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। बट यहां तो कहानी दूसरी है। यहां कंपटीशन सिर्फ आपका खुद के साथ है कि आपको इस लेवल पर इंप्रूव करना है कि आप 27 मिनिमम क्वेश्चन सही कर पाओ। ऑल्दो हम बिल्कुल एज पे लेके नहीं चलेंगे, बट मैं आपको एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए, आपका डर दूर करने के लिए बता रहा हूं। सिर्फ 27 का एक फिगर है, हम चलेंगे इससे कहीं आगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सिंपल बेसिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने अपने स्कूल टाइम से रिलेटेड भी कुछ एक टॉपिक्स जो मैथ्स के हैं उन पे ठीक ठाक सी ग्रिप कर ली तो वो क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए। और इंग्लिश के जो आपके पैसेज भी हैं उनके रिगार्डिंग आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए सो दैट वो क्वेश्चंस भी आपके गलत ना हो। सो स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। आज के सेशन के अंदर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैथ्स से रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे या जो बाकी टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, मैं यहां कोई हाईफाई डायरेक्ट ट्रिक्स नहीं लगाने वाला हूं, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक यूपीएससी का बच्चा जो बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी या बैंकिंग, उनकी भी तैयारी कर रहा है, तो मैं ये मान के नहीं चल रहा हूं कि आप उनकी भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कई सारी ट्रिक्स नहीं पता होंगी, तो मैं वो यहां अप्लाई भी नहीं करूंगा। कोई वैदिक मैथमेटिक्स या कोई हाईफाई ट्रिक्स नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से जैसे हम स्कूल में मैथ्स पढ़ते होते थे तो वहां से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो पहले क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेते हैं। 2 friends X and Y start running and they run together for 50 meter in the same direction। ये जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको क्या करना होता है, ये नहीं है कि क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा और उसके बाद दिमाग में सोच रहे हो, नहीं, आपको अपनी कलम चलानी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड चीज। जब चलाओगे तो आपको पता चलेगा कितनी ईजी चीज है। 2 दोस्त हैं X और Y, अब ये बोल रहे हैं कि दे स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टूगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ये भी 50 मीटर इधर को गया और X भी 50 मीटर इसी डायरेक्शन में गया। अब वो एक पॉइंट पे पहुंचे, सेम पॉइंट पे दोनों पहुंच गए। X जो है वो राइट मुड़ गया, इधर को अपने राइट पे मुड़ गया, और जो जब राइट मुड़ा तो उसने कितना कवर किया डिस्टेंस, 60। उसके बाद Y जो है वो अपने लेफ्ट पर मुड़ गया और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 40। उसके बाद जो X है वो अपने 60 का डिस्टेंस कवर करने के बाद लेफ्ट पर मुड़ गया और उसने
50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। एक्स का लेफ्ट यहां पर क्या होगा, इधर, तो इसने 50 मीटर का डिस्टेंस यहां पर कवर किया। और जो वाई है वो अपने राइट पर मुड़ गया। वाई कहां पहुंचा था, यहां, इसका राइट इधर, तो इसने इसके बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने भी 50 कवर किया। अब ये पूछ रहे हैं कि अब ये दोनों अपने एक दूसरे से कितना दूर है। अब अगर आप ये स्टेटमेंट वैसे ही पढ़ते तो अपने दिमाग में आप कंफ्यूज हो जाते यार कौन लेफ्ट गया कौन राइट गया। अब आपने फिगर बनाया तो आपको पता है कि ये दोनों फाइनली जो यहां से यहां देखोगे एक पैरेलल पॉइंट पे ही है, क्योंकि यहां से इधर शिफ्ट हुए 50, चाहे इधर इनका डिस्टेंस दोनों का आपस में अलग अलग था बट इधर अगेन 50, तो आपस में जो इनका फाइनल डिस्टेंस है y का और x का वो आपका कितना होगा, जितना ये आपस में यहां से दूर गए हैं, मतलब ये दोनों 100 मीटर की दूरी पर है। तो आपका आंसर हो गया सही आंसर ए। अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिक्कत थी। दिक्कत इस क्वेश्चन में तभी आएगी अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डायग्राम साथ में नहीं ड्रॉ करोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब विच नंबर अमंग्स दीज नंबर इज द स्मॉलेस्ट। अब ये 4 नंबर दिए हुए हैं। अब कई बच्चे मैथ्स का नंबर दिया हुआ है देख के ही घबरा जाएंगे कि ये पता नहीं क्या है, मैं कहां से कैलकुलेट करूंगा इतनी पावर। थोड़ा ठंडे दिमाग से अगर अपना आप पेशेंस रखते हुए यूज करोगे दिमाग को, तो इसको ध्यान से अगर हम देखें 2⁻40 है, उसके बाद क्या है 3⁻21, उसके बाद क्या है 4⁻18 और फाइनली 8⁻12। यहां मैं आपको आराम आराम से करके बता रहा हूं। जब इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत तेजी से आप कर पाते हो। टेक्निक बता रहा हूं कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है। अब इन चीजों को अगर आपस में आपको कंपेयर करना है तो आपको कम से कम इनके बेस तो सिमिलर से बनाने पड़ेंगे ना, अगर आपको तेजी से कंपेयर करना है। अब मैं आपसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप 8 को 12 बार आपस में मल्टीप्लाई करके निकालोगे। तो ये तो हो गया आपका 2⁻40, ये हो गया 3⁻21। अब ये 2⁻2 लिख सकता हूं मैं 4 को कि नहीं लिख सकता, क्योंकि 4 क्या है 2 × 2 और ये इसकी पावर क्या है 18, तो ये निकल के क्या आ जाएगा 2⁻36। अब इतना तो आपको मैथ्स में पता ही है। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं 2⁻3। अब आप ये भी सोचोगे 2 क्यों कर रहा हूं, अगेन सिमिलर बेस बनाने के लिए। उसके बाद इसकी पावर में क्या है 12, तो ये क्या आ जाएगा 2⁻36। अब मेरे पास क्या आ गया बेसिकली, एक 2⁻40, एक 3⁻21, एक 2⁻36 और ये 2⁻36। अब आपको ये तो क्लियर है कि स्मॉलेस्ट पूछा है तो ये तो आउट हो गया, क्योंकि इससे बड़े तो ये दोनों हैं। अब आप सोचोगे यार अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करूं। अब कॉमन सेंस लगाओ, उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट, अगर ये दोनों टर्म सेम हैं फिर तो इस क्वेश्चन के 2 जवाब हो गए। इंस्ट्रक्शन में तो लिखा है कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, तो आंसर क्या बचा, ये आपका 3⁻21। इस तरह से थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होता है, ये नहीं है बैठ के कैलकुलेशंस करने लग जाओ। ऑप्शंस को देखो ध्यान से, यहां हमने इन दोनों का कंपैरिजन कोई और ट्रिक से नहीं किया, ऑप्शन से किया कि भाई 2 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकती ना, ऑप्शन तो एक ही सही होगी, तो ये सही आंसर है आपका। अब आगे चलते हैं। X and Y run a 3 kilometer race along a circular course of 300 मीटर। मतलब एक सर्कुलर कोर्स है जिसकी लंबाई है 300 मीटर और X और Y के बीच में रेस चल रही है और इनको टोटल 3 किलोमीटर की ये रेस कवर करनी है। मतलब इस ग्राउंड के ये टोटल कितने चक्कर लगाएंगे, 10 चक्कर, क्योंकि 3 किलोमीटर 3000 मीटर, सो 10 चक्कर इनको लगाने हैं। जो पहले 10 चक्कर लगा लेगा वो रेस जीत जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि इनकी जो स्पीड्स हैं वो 3:2 मीटर, 3:2 की रेशो के अंदर है। तो x की हम मान लेते हैं स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, y की मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इन्होंने कहा है रेशो है तो हमने एक हाइपोथेटिकली मान लिया कि चलो इसकी 3 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, इसकी 2 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। अब इन्होंने कहा है इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, मान लो इसी डायरेक्शन के अंदर x और y दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर, स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड एज पासिंग। ये कह रहे हैं कि जब एक ही डायरेक्शन में दोनों चलेंगे, अब क्योंकि एक की स्पीड दूसरे से ज्यादा है, क्योंकि 10 चक्कर लगाने तो कई बार दूसरा एक को क्रॉस करेगा, तो ये पूछ रहे हैं जब तक रेस खत्म होगी तब तक जो तेज भाग रहा है वो स्लो वाले को कितनी बार क्रॉस करेगा, और जब स्टार्टिंग में दोनों एक पॉइंट पे चले हैं उसको आपने क्रॉसिंग नहीं मानना, ये क्लियरली लिखा हुआ है।
अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम एक सिंपल सी ट्रिक लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल वे से सॉल्व करने बैठोगे तो वो एक लंबा क्वेश्चन होगा, और लंबा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं करना है सी साइड के पेपर में, क्योंकि वो हमारे बाकी क्वेश्चंस का टाइम खा जाएगा। ट्रिक क्या लगा सकते हैं सिंपल सी, कि देखो x और y की जो स्पीड में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड का। अब अगर x जो तेज भागने वाला है, रेस कब खत्म हो जाएगी, जब x जो है पहुंच जाएगा, क्योंकि तेज जो भाग रहा है पहुंचेगा तो पहले वही। अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है तो ये जो 3000 मीटर का डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा, 1000 सेकंड्स के अंदर। ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो आपको समझ आ जाएगी। तो जब इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस 1 मीटर पर सेकंड का है, तो क्या मैं ये चीज इमेजिन कर सकता हूं कि y जो है, अगर वो ये इमेजिन कर ले कि मैं तो वहीं खड़ गया और x जो है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वहां चला, कि जैसे तो रेस स्टार्ट हुई, y भागा 2 की स्पीड पे, x भागा 3 की स्पीड पे। एक तो ये सिनेरियो है, दोनों की स्पीड में 1 मीटर पर सेकंड का फर्क है। क्या मैं ये आपको कह सकता हूं कि आप ये इमेजिन कर लो कि y के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये समझ लो कि y वहां खड़ा हो गया और x सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और 1000 सेकंड के बाद रेस खत्म हो जाएगी, कि y खड़ा वहीं देख रहा है। तो y को जितनी बार वो क्रॉस करेगा 1000 सेकंड के अंदर, उतने जो चक्कर हैं वो आंसर हो जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड से जब 1000 सेकंड वो भागेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1000 मीटर। और इसका पूरे का पूरा जो रास्ता है एक चक्कर का कितना है, 300 मीटर। तो 1000 मीटर क्रॉस करने के लिए x को कितना टाइम लग जाएगा, कितने चक्कर लग जाएंगे, 3 चक्कर प्लस 100 मीटर एक्स्ट्रा। 3 चक्कर में वो 300 मीटर कवर करेगा। सो ये इस पॉइंट को कितनी बार क्रॉस करेगा, जो स्टेशनरी y है जिसको लग रहा है मैं खड़ा हूं और x चल रहा है, 3 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा सा आपको ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट जिसका मैथ्स थोड़ा सा भी एक डिसेंट लेवल का है उसको समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन में ये नहीं आपको कहता कि हाँ जो बच्चा जो है जो मैथ से थोड़ा डरता है वो स्ट्रेट वे से इसको सॉल्व कर पाएगा फटाफट तरीके से, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि सिमिलर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको क्या ट्रिक इसमें अप्लाई करनी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स, अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेन एवर ही लूजेस अ मैच। 150 खिलाड़ी हैं, जब भी किसी मैच के अंदर जो प्लेयर हारता है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट इज अ टाई और ड्रॉ। किसी भी मैच का रिजल्ट टाई या ड्रॉ नहीं है, रिजल्ट निकलेगा, एक बंदा हारेगा एक बंदा जीतेगा। हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट, पूरे के पूरे टूर्नामेंट के अंदर कितने मैच खेले जाएंगे। मतलब 1 2 3 इस तरह से करते हुए टोटल 150 प्लेयर्स हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों का मैच हुआ, एक जीता, उसके बाद वो अंदर दूसरा बाहर, फिर इसका मैच इसके साथ हुआ, जो जीता वो अंदर दूसरा बाहर। तो इस तरह से करते 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 आप देख सकते हो मतलब कितने होंगे, सिंपल सी बात है 149 मैच। जो फाइनली एक बंदा निकल के आएगा वो विनर होगा। तो सिंपल सा आंसर है 149, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये तो फ्री के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी जब आप कहते हो कि नहीं हो पाए तो वो गलत है। इस तरह की चीजों को तो आप कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब ये इस तरह की टर्म्स जो हैं ये बीच में इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आप इंटीजर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इस तरह की चीजें मिस कर देते हो, उसके कारण आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो नेचुरल नंबर्स हमें चाहिए विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। अब इस तरह के क्वेश्चन से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो नंबर सिस्टम होता है हमारे मैथ्स के अंदर, जो स्कूल टाइम पे हम पढ़ते थे एनसीईआरटी बुक से, आपको वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आपको इनके बेसिक समझ में आएंगे। बेसिक समझ में आ गए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए इंटीजर किसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इन्होंने बोला है कि 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स बताओ कितने होंगे जिनके अंदर डिजिट्स का रेपिटेशन नहीं होगा। पहले तो हमें 3 डिजिट के चाहिए, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, उसके बाद हर जो डिजिट है वो ऑड होगा, मतलब इन जगहों पे जो आप डिजिट भर सकते हो वो सबके सब ऑड होंगे, और जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए।
डिविजिबिलिटी रूल्स आपको हर नंबर के रिगार्डिंग, हर इंपॉर्टेंट नंबर के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। बहुत क्वेश्चंस डायरेक्टली इस पे बेस्ड आते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा डिविजिबिलिटी रूल, आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और ये मैथ्स के हमारे स्कूल टाइम की बेसिक चीजें हैं, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि नंबर के एंड में 0 या 5 आए तो वो डिविजिबल बाय 5 हो जाता है। अब इन्होंने क्योंकि कंडीशन दे दी है कि डिजिट्स आपके जो हैं ऑड होंगे, तो ये जो थर्ड प्लेस है यहां पर तो सिर्फ 5 ही आ सकता है। ये है हमारे पास, और कोई चॉइस नहीं है। चॉइस हमारे पास कहां बचती है? पहली 2 जगहों पे। अब ये पूछ रहे हैं कि सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करने वाले कितने नंबर्स होंगे। अब क्योंकि पहली जगह पे भी ऑड ही नंबर आ सकते हैं, तो 1 से लेके जो 9 के बीच के नंबर थे वो कौन कौन से आ सकते हैं ऑड? 3, 5, 7। बट रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो 3, 5 तो हो गया आपका आउट। तो बचे कौन से पहली जगह के लिए? 1, 3, 7, 9। अब हम आते हैं मिडल प्लेस के लिए। अब मिडल प्लेस के लिए भी जो डिजिट है वो आपके ऑड ही होंगे, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ऑलरेडी हर केस के अंदर 2 डिजिट्स हमने डिफाइन कर दिए हैं। ऑड कौन कौन से थे? ये। और इनमें से रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो हर नंबर के अंदर जब पूरा हम डिफाइन करेंगे तो एक तो यहां 5 नहीं आ सकता, और जो डिजिट यहां पे यूज किया हुआ है वो भी नहीं आ सकता। जैसे इस केस में यहां 1 और 5 नहीं आ सकता। उसके अलावा कौन कौन से आ सकते हैं? 3, 7, 9। तो कितने आपको डिजिट्स ऐसे मिलेंगे जिसके आगे 1 होगा और पीछे 5 होगा? 3। क्योंकि मिडल वाली जगह आप कौन से ऑड नंबर से भर सकते हो? 3, 7, 9। 1 से नहीं भर सकते क्योंकि 1 पहले पे आया हुआ है, 5 से नहीं भर सकते क्योंकि 5 पिछले पे आया हुआ है। ऐसे ही जब यहां पर आपने पहली जगह पे 3 भर दिया, पीछे 5 भर दिया, तो बीच वाली जगह पे कौन कौन से भर सकते हो टू अवॉइड रेपिटेशन और ऑड नंबर? 1, 7, 9। तो यहां पे भी 3 केस। ऐसे ही आप देखोगे यहां पे भी 3 केस और यहां पर भी 3 केस। तो आपके कितने बन गए? 12। आंसर है आपका 12। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं, कोई ट्रिक वगैरह इसमें नहीं लगा रहा हूं मैं। अच्छा, अब कंसिडर दी क्वेश्चंस एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बाद 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं, उस पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इज एक्स एन इंटीजर? क्या एक्स एक इंटीजर है? आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं। आई होप आपको सबको पता होगा। स्टेटमेंट 1 क्या दे रखी है? x/3 इज नॉट एन इंटीजर। स्टेटमेंट 2 दे रखी है 3x इज एन इंटीजर। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स? स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। पेशेंस के साथ जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आंसर्स निकल के आ जाएंगे। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा x क्या इंटीजर है, और आप अगर जवाब दोगे x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो क्या मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि x इंटीजर है? कोई तुक नहीं बना, क्योंकि मान लो 2 है, अगर x 2 है तो 2/3 तो इंटीजर नहीं है, बट 2 तो इंटीजर है, तो केस गलत हो गया ना। तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी गलत कि ये अकेली स्टेटमेंट ये नहीं बता सकती कि x इंटीजर है या नहीं। उसके बाद स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 3x इज एन इंटीजर। आप कहोगे मुझे कि 3x इंटीजर है, तो क्या मैं मान लूंगा कि x इंटीजर है? ये भी कोई तुक नहीं बना। अगर मान लो x 1/3 है तो 3x तो 1 ही है, वो तो इंटीजर है, बट x तो इंटीजर नहीं था, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। उसके बाद बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आप देख लो, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं। अगर ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो भी क्या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे? बिल्कुल नहीं दे पाओगे, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी देके भी मैं नहीं बता सकता कि x इंटीजर है या नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस होंगे जहां पे आपकी ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगी। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%। अब इस तरह के भी जो क्वेश्चन होते हैं, इनको अटेम्प्ट करने के लिए भी आपकी कलम साथ में चलनी चाहिए। और आपके जो स्कूल टाइम के प्रॉफिट लॉस, आपके परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस थे, उनके बेसिक्स आप एक बार देख लो। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बिना कलम उठाए इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आप एक बेस लेके चल सकते हो 100 की। अब जैसे बोल रहे हैं कि एक आइटम थी जिसका इन्होंने रेट बढ़ा दिया 25%। अब ये मान लो वो आइटम 100 रुपए की थी, अब 25% रेट बढ़ा दिया तो वो कितने की बन गई? 125 की।
अब उसके बाद कह रहे हैं कि उसका प्राइस 20% से गिरा दिया, मतलब ये इसका 20% नहीं, जो अब ये अमाउंट आया है इसका 20% इन्होंने लिया है, इसका 20% मतलब इसका 1/5, इसका 1/5 क्या है 25, 125 को जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 25, मतलब इसमें से आपको 125 में से 25 डिडक्ट करना पड़ेगा, तो फाइनली क्या आ गया 100, जो आपका यही प्राइस था मेन प्राइस। अब उसको कह रहे हैं फिर उसका जो इंक्रीज इन्होंने 10% से कर दिया, तो रिजल्टेंट इंक्रीज इन दी प्राइस क्या आया, वो बाय चांस 10% ही आ गया। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर 10% ही आएगा, क्योंकि ये फिगर इन्होंने इस तरह से दे दिए तो वो चीज आ गई। हो सकता है इसको अगर ये 30% कर देते, इधर 35 कर देते तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती, फिर ये बिल्कुल भी आंसर ऐसा डायरेक्टली नहीं आता। इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दे दिया, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन ईजी था। अगला क्वेश्चन, द लेटर्स ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। अब ये जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके जो स्कूल टाइम के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर होता था मैथ्स के अंदर, उस पे बेस्ड होते हैं। तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक्स अपने एनसीईआरटी बुक्स जो मैथ्स की हैं वहां से रिवाइज करने हैं। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आप एक बार पहले बेसिक लेवल के अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इजी क्वेश्चंस होते हैं प्रोवाइडेड आपकी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक्स पे एक अच्छी ग्रिप है, कोई मुश्किल चीज नहीं होती है। इन्होंने बोला है कि 5 लेटर्स हैं, इनके आपस में आपने अरेंजमेंट करने हैं अंडर द कंडीशन कि जो ए और ई है इसके बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स ही रहेंगे, कि ये कंडीशन मानते हुए आप बताओ इनके आपस में कितने अरेंजमेंट होंगे। अब अगर आपको परमुटेशंस के थोड़े से भी बेसिक याद है तो क्या होता है, अगर मान लो 5 जगह है, अब 5 जगह में आपको 5 चीजों को आपस में अरेंज करना है, तो हम कहते हैं कि कितने वे से आप अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल। जितनी जगह होती है उतने फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल क्या चीज होती है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब उस नंबर से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ तो उतनी केसेस होंगे। बट यहां कंडीशन दे दी है कि ए और ई के बीच में 2 ही लेटर्स होंगे, तो अब टोटल 5 लेटर हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक लेटर या तो 5वां यहां हो सकता है, या दूसरा केस हो सकता है जहां एक लेटर ए से पहले हो। अब जो बचे हुए, मतलब ये 2 तो फिक्स हो गए, अब जो बचे हुए 3 लेटर्स हैं इनकी आपस में शफलिंग होनी है, तो वो कितनी होगी केसेस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या हुआ 3 × 2 × 1, मतलब 6 केसेस इस केस के अंदर और 6 ही इसके अंदर, तो दोनों मिला के टोटल ऐसे कितने अरेंजमेंट हो गए आपके 12 अरेंजमेंट्स। सिंपल क्वेश्चन है परमुटेशंस पे बेस्ड। अगले पे चलते हैं। ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स। अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर बच्चे एक बहुत बड़ी सिली मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका आंसर आता है वो ऑप्शंस में भी होता है और उनको लगता है उन्होंने सही कर दिया। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होता है। देखो, एक अगर लेंथ है, अब इस लेंथ के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने कोई चीज प्लांट की, उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे ही मैं प्लांट करता जा रहा हूं, तो कई बार हमें लगता है कि ठीक है अगर हमने 10 चीजें प्लांट की हैं तो ये जो बीच में ये जो गैप्स बने हैं ये भी 10 ही होंगे। नहीं, वो एक कम होता है। आप अगर काउंट करके भी देख लो, मान लो 5 चीजें मैंने प्लांट की हैं 1 2 3 4 5, अब जो ब्लॉक्स आए हैं गैप वाले वो कितने आए हैं 4। तो अगर इन्होंने 101 प्लांट्स यहां पर लगाए हैं इतने 1010 मीटर की लेंथ के ऊपर, इसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया है, तो जो ब्लॉक्स बन के आएंगे वो कितने बन के आएंगे 100, 101 नहीं आएंगे 100। यही गलती कर जाते हैं बच्चे। तो हर जो ब्लॉक है उसकी लेंथ, मतलब हर 2 प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये जो लेंथ है इसको 101 से डिवाइड नहीं करना, इसको हमें 100 से डिवाइड करना है। बच्चे यही गलती कर देते हैं कि इसको 101 से डिवाइड कर देते हैं। आपको इसको 100 से डिवाइड करना है, तो आपको पता चलेगा कि हर 2 प्लांट्स के बीच में जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 10.1 मीटर। कुछ बच्चे यही गलती करके इसको 10 मीटर निकाल देंगे। अब इन्होंने पूछा है कि 5 कंसेक्यूटिव, मतलब पहले जो 5 हैं कंसेक्यूटिव प्लांट्स, उनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब
ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब टोटल 4 ब्लॉक्स कितनी डायमेंशन के हैं, वो कितने होंगे, इंटू 4 कर दोगे 40.4। कुछ बच्चे इसका आंसर निकाल के आएंगे 40, और कुछ हो सकता है एंड में आगे गलती कर दे कि 5 कंसेक्यूटिव लेके इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल दे। आंसर सही होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक्स की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या हाई लेवल का मैथ्स यूज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब आगे चलते हैं। कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इज z ब्रदर ऑफ x, क्या z जो है वो x का ब्रदर है। पहली स्टेटमेंट, x इज अ ब्रदर ऑफ y, मतलब जो x है वो y का ब्रदर है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x तो हमें पता है कि एक मेल है, y का यहां से क्लियर नहीं हुआ कि वो फीमेल है या मेल है। y इज अ ब्रदर ऑफ z, यहां से क्लियर हो गया कि y भी जो है वो एक मेल है और वो z का ब्रदर है। यहां से ये नहीं पता चला कि z जो है वो फीमेल है या मेल है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट पे आते हैं। एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स, कि एक्स वाई जेड जो है आपस में भाई बहन है। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी आपकी ऑप्शन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 से हमें पता चला था कि x मेल है, y मेल है, बट z का हमें नहीं पता चला कि मेल है या फीमेल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि z जो है ब्रदर है इस स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो ये ऑप्शन होगी आपकी गलत। उसके बाद स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट 2 को आइसोलेशन में आप देखोगे, ये कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड भाई बहन है, तो हमें तो नहीं पता कि z जो है वो सिस्टर है x की या ब्रदर है, तो इससे भी हमें नहीं पता चलने वाला कुछ। बोथ स्टेटमेंट्स, कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अगर एक साथ हम देखें, अब एक साथ अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट 1 से ही हमें पता चल रहा है कि ये तो सिबलिंग्स हैं, तो स्टेटमेंट 2 ने कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन तो दे नहीं दी है। यहां से भी नहीं हमें पता चल रहा कि जो z है वो उसका ब्रदर है या सिस्टर है, तो ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट, सो ये आंसर है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स भी सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान से, अब कुछ बच्चे इसी में उलझ जाते हैं कि पूछ क्या रहा है कि ब्रदर है नहीं है। आपको ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पे जो आपको डिटरमिन करना है वो ये पहले डिटरमिन करना है कि ये बात कर रहा है मेल फीमेल की, कि आप वो डिटरमिन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो ब्रदर सिस्टर की। अगला क्वेश्चन, A, B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B, मतलब A से B तक जाने के लिए, A से B तक जाने के लिए आपके 3 रास्ते हैं। उसके बाद 4 different roads from B to C, मतलब B से C जाने के लिए आपके 4 अलग अलग रास्ते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, एंड हाँ इसने ये भी बोला है कि 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम A टू C, और A से C तक जाने के लिए भी 3 अलग रोड्स हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम A टू C, कि A से C कितने वेज में जाया जा सकता है। देखो एक तो यही 3 रास्ते हैं, इनको तो हम एक साइड रख लेते हैं। अब बात आ जाती है कि इनमें से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर A से B बंदा जाएगा तो उसके बाद आगे कितनी ऑप्शन है, 4, मतलब अगर ये रास्ता पकड़ेगा तो 4 ऑप्शन है, ये रास्ता पकड़ेगा फिर कितनी ऑप्शन है, 4, ये रास्ता पकड़ेगा फिर कितनी ऑप्शन है, 4, तो आपका एक 12 तो यहां से आ गए, और ये 3 तो है ही है, आपका आंसर आ गया 15। ये सिंपल क्वेश्चन है, अगेन ये डायग्राम के बिना करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। A has some coins, he gives half of the coins and 2 more to B। A के पास कुछ कॉइन्स हैं, मान लो हम कह देते हैं A के पास x नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, वो कह रहे हैं जितने उसके पास कॉइन्स थे उसका हाफ उसने किया, प्लस उसमें 2 कॉइन्स और डाले और वो दे दिए B को। उसके बाद B ने जितने उसके पास आए उसका हाफ किया और दे दिए C को, मतलब B ने इसका हाफ किया x/2 + 2 का, और इसमें 2 और डाले और वो दे दिए C को। अब इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लें तो ये बन जाएगा x/4 + 1। लगाने को मैं स्टार्टिंग में ट्रिक लगा सकता हूँ कि हाँ x को आप 8x ले लो, वो ले लो, बट मैं क्योंकि बेसिक से समझा रहा हूँ तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन ना लगे, आप ये फील कर सको कि एक सिंपल जो बच्चा है वो भी किस तरह से सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर आपका 2 मतलब x/4 + 3, ये है अब C के पास। अब ये कह रहे हैं C के पास जितने थे
उसने उसका भी हाफ कर दिया, इसका मतलब हाफ कर दिया 1/2 x/4 + 3 और उसमें 2 ऐड किए, उतने दे दिए d को। और अब ये बोल रहे हैं द नंबर ऑफ कॉइन्स d हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 10। मतलब ये जो अब क्वांटिटी है ये अब 10 है। तो मतलब आपका x/8 + 3/2 मतलब 3/2 1.5 + 2 = 10। तो ये आपका हो गया 3.5। 3.5 आप उधर करोगे तो आपका x/8 = 6.5। अब 6.5 को जब आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52। आई होप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी आपके लिए कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। सिंपल आप जो एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो स्कूल टाइम पे वो चीज है। हाँ, अगर आप थोड़े से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और बड़ा स्मार्ट तरीका क्या है कि स्टार्टिंग में जो x की वैल्यू x की जगह 8x ही ले लो, उसके अंदर जो आप ये डिवाइड करते हो चीजें आपको बहुत ज्यादा और सिंप्लीफाई होकर दिखनी शुरू हो जाएंगी। बट मैंने इसीलिए लिया ताकि एक लेमैन के लिए भी ये इजी हो जाए। इन दी सीरीज ये विच लेटर अपीयर्स एट दी 100th प्लेस। अब ये सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं कई बार आपको नहीं समझ आती, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्किप कर दो। अगर आपको क्लिक हो जाता है कि ये रिपीट की क्या चीज हो रही है, कि पैटर्न क्या बन रहा है, तो ये क्वेश्चन करने इजी हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे पहले क्या है a, उसके बाद अगला है ab, फिर abc, फिर abcd। मतलब कैसे चल रहा है ये a ab abc abcd। मतलब जो पहला नंबर है उसमें एक आपका लेटर आ गया, दूसरे में 2 आ गए, तीसरे में 3 आ गए, चौथे में 4 आ गए। ये पूछ रहा है कि इस पैटर्न के अंदर 100th प्लेस के ऊपर कौन सा लेटर होगा। अब थोड़ा सा मैं इसको ये नहीं कहूंगा बिल्कुल इजी है उस बच्चे के लिए जिस बच्चे का मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, बट समझाने की मैं आपको कोशिश कर देता हूं कि आपने घबराना नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको पैटर्न समझ आ गया, पैटर्न तो आपको समझ आ गया, अब आपको ये देखना है कि 100th प्लेस पहले बात तो कहां होगी। मतलब ये जो पैटर्न बनता जा रहा है उसमें 100th प्लेस कहां होगी। मतलब ये 1 + 2 + 3 + 4 करते 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 मुझे कौन से पैटर्न के अंदर 100 वाला एक जो नंबर है वो मिल सकता है। अब ये है क्या, बेसिकली ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं n नंबर को ऐड कर रहा हूं 1 + 2 + 3 + 4, ये मैं ऐड करता जा रहा हूं अप टू n, तो इनका सम क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्कूल टाइम का n × n + 1/2। अब मुझे n की ऐसी एक वैल्यू चाहिए जो कि 100 से जस्ट ज्यादा हो, बहुत ज्यादा ना हो, जस्ट ज्यादा हो, क्योंकि उसी के अंदर हमें पता चलेगा कि 100th प्लेस लाई करती है। आई होप आपको समझ आ गया, क्योंकि मैं सम लेता जा रहा हूं, मेरे को 100th प्लेस पे पहुंचना है। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। जब n को आप 14 पुट करोगे तो 14 × 15/2, तो आपका ये आ जाएगा 105। तो 105 आपका आ गया, तो मतलब 13th जो पैटर्न है वहां तक आपकी 100th प्लेस नहीं आएगी। आपकी ये 100th प्लेस कब आएगी? जब आपका 14th पैटर्न शुरू हो जाएगा। और जो 13th पैटर्न है उसके एंड तक कितनी टोटल लेटर्स आ चुके होंगे, उसके लिए आप करोगे 13 × 14 / 2, n × n + 1 / 2 कर रहे हो यहाँ पे। तो यहां से आपका वो निकल के आएगा 91, कि 13th पैटर्न तक जब आप चलते जा रहे हो तो आपके 91 लेटर्स पूरे हो गए। अब जो फ्रेश पैटर्न आप दोबारा लिख रहे हो ABCD करके, उसके अंदर आपको 9th लेटर चाहिए, बस वो आपका आंसर होगा, क्योंकि 91 लेटर्स तो आपके 13th पैटर्न तक पूरे हो गए। अब एक नया पैटर्न ABCD लिख रहे हो 14th पैटर्न, उसका जो 9th लेटर होगा वो आपका 100th प्लेस ऑफ दिस पैटर्न है। और वो आप करके देख लो ABCDEFGHI, तो आपका वो I, इसका आंसर यहां से निकला है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हाँ हर बच्चे के लिए बिल्कुल इजी होगा, बट आपको टेक्निक बता रहा हूं जो बच्चे डरते हो। तो मैं इस सेशन के थ्रू टेक्निक्स भी बता रहा हूं और बीच में जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी दिखा रहा हूं कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं। 27 तो बहुत एक छोटा फिगर है, आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आगे आपका आ गया पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन बीच में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, आप बना देते हो। इन क्वेश्चंस के अंदर जो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना होता है वो ये रखना होता है कि जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो तो उस टाइम आपने अपना दिमाग बिल्कुल ब्लॉक कर लेना है कि दुनिया इससे बाहर है ही नहीं। होता क्या है कि हमने यूपीएससी की तैयारी के लिए इतना कुछ पढ़ा होता है, और ये जो क्वेश्चन बनाते भी हैं, जो पैसेज बनाते भी हैं, ये नॉर्मली आपके जनरल स्टडीज के किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है या करंट में कोई चीज चल रही है उससे रिलेटेड होता है। तो उस टाइम हम अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं कि हमें तो इस चीज के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा नॉलेज है, शायद ये हमसे कोई सजेशन मांग रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये जीएस का पेपर नहीं है। यहां ये चीज चेक की जा रही है कि कल जब आप ऑफिसर बनोगे तो फाइल पे जो फैक्ट्स है या रूल के अंदर जो चीजें लिखी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, उसी एक बाउंडेशन में रह के ही आप एक एक्शन लोगे या फिर अपने हिसाब से रैंडमली कुछ करने लग जाओगे। तो यहां रैंडमली कुछ नहीं करना है, ये आपकी दुनिया है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये अप्रोच रखोगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये अप्रोच नहीं रखोगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके ये गलत हो जाएंगे। बहुत से क्वेश्चन होते हैं, मैंने इसमें 2-3 इस सेशन में डिस्कस किए हैं सो दैट इनके रिगार्डिंग भी आपको क्लैरिटी हो जाए। एक बार फटाफट पैसेज पढ़ लेते हैं। विद स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल लेवल्स, द नंबर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज हैज गॉन अप एक्सपोनेंशियली, कि मिडिल क्लास फैमिलीज का नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ गया इन फैक्टर्स की वजह से। डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द एफ्लुएंस हैव बीन चेंजेस इन डाइटरी पैटर्न, की इसकी वजह से डाइट पैटर्न चेंज हो गया है। एनर्जी कंजम्पशन लेवल भी चेंज हो गया है क्योंकि डाइट पैटर्न बेटर हो गया है, प्रोटीन बेस्ड डाइट हो गई है, आगे ये चीजें लिखी हुई हैं, और एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ गई है। पीपल हैव मूव्ड टू अ हायर प्रोटीन बेस्ड डाइट लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश एंड मीट, एंड ऑल ऑफ विच नीड सिग्निफिकेंटली मोर वाटर टू प्रोड्यूस देन सीरियल बेस्ड डाइट्स, कि इन सब चीजों के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है रेदर देन सीरियल बेस्ड डाइट। Increasing use of electronic and electric machines, gadgets and motor vehicles needs more and more energy, and generation of energy needs water, कि जो ये चीजें यूज कर रही है मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा, इसके लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी जनरेट करने के लिए भी पानी चाहिए। पहले बता दिया कि प्रोटीन डाइट के लिए भी जो उसकी प्रोडक्शन है उसके लिए भी पानी चाहिए, और उसके बाद एनर्जी के लिए भी पानी चाहिए। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो पैसेज है इसका क्रक्स इनमें से बेस्ट वे से कौन रिफ्लेक्ट करता है, कौन डिस्क्राइब करता है, एक बार पढ़ लेते हैं। पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद द मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स। अब ना तो इस तरह की कोई चीज यहां मेंशन्ड है, ना ये वैसे भी देखा जाए कोई लॉजिकल बात नहीं है, तो क्योंकि वो हम लॉजिकल चीज को तो वैसे ही आउट रख रहे हैं, तो ये चीज तो आपकी है ही नहीं, क्योंकि पैसेज में इस तरह की चीज कहीं नहीं लिखी हुई कि भाई आप सीरियल बेस्ड डाइट के लिए प्रमोट किया जाए। उसके बाद इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन द कमिंग ईयर्स। क्या इस तरह की चीज आपने पैसेज के अंदर पढ़ी कहीं भी? मैंने तो नहीं पढ़ी, तो ये भी मैं आउट कर रहा हूं। उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिजल्ट इन द चेंजेस ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कल्चर और सोशल बिहेवियर के अंदर लोगों के चेंजेस आता है। क्या इस तरह की चीज आपने पूरे पैसेज के अंदर पढ़ी? कहीं भी नहीं है इस तरह की कोई चीज लिखी हुई कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से उनके कल्चरल या सोशल बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है। इस तरह का टर्म कल्चरल सोशल बिहेवियर, टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है इस तरह की चीज इनडायरेक्टली लिखी हुई है, इनडायरेक्टली चीज पे हमने नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ पैसेज के साथ स्टिक होके रहना है। कहीं इस तरह की टर्म्स यूज नहीं की गई हैं, इसलिए ये भी आउट है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स। अब वाटर के रिगार्डिंग जो है यहां बात की गई है कि भाई पानी ही आपके जो प्रोटीन बेस्ड सोर्सेज हैं, प्रोटीन के सोर्सेज हैं, उसके अंदर भी यूज होता है, और एनर्जी को जनरेट करने के लिए भी आपको पानी की जरूरत है। तो जो क्रक्स है बेसिकली आप निकाल सकते हो कि वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स, कि आने वाले सालों के अंदर पानी के रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि क्रक्स जो है पूरे के पूरे इस पैसेज का वो पानी के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। आप घूम फिर के देख सकते हो, एक्सप्लिसिटली ये टर्म नहीं लिखी हुई कि हाँ वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बट जो क्रक्स पूछा है कि किस चीज पे फोकस किया गया है वो इस चीज पे किया गया है। आई होप आप समझ गए हो। कुछ क्वेश्चंस की इस तरह के प्रैक्टिस करोगे, अभी हो सकता है आपने
पहली बार ये क्वेश्चन देखा हो, आपको दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन हुआ हो, मे बी आपका इस और इस ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ हो, बट ये कंफ्यूजन आपका कैसे क्लियर होगा, जब धीरे धीरे आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तब ये ऑप्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये फाइनल ऑप्शन है। एकदम से नहीं ये चीजें होती हैं। अगला देखते हैं, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स, कि इस पूरे के अंदर कितने टोटल सेकेंड्स हैं। एक्स सेकेंड्स है सबसे पहले, तो वो तो आप एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद एक्स मिनट, एक मिनट के अंदर आपके 60 सेकेंड, तो इसको आप लिख दोगे 60x। उसके बाद एक्स आवर्स, एक घंटे के अंदर आपके 3600 सेकेंड्स होते हैं, उसको आपने लिख दिया 3600x। उसके बाद पूछ रहे हैं एक्स डेज, एक दिन के अंदर होते हैं आपके 24 घंटे, तो 24 इंटू 3600 सेकेंड एक दिन के। उसके बाद एक्स डेज हैं, तो आपके एक्स डेज में इतने आ गए। उसके बाद एक्स वीक्स, एक वीक के अंदर 7 दिन, तो 7 इंटू 24 इंटू 3600, ये आपका आ गया एक एक्स वीक के अंदर इतने सेकंड्स। अब ये पूछ रहा है इनका सम टोटल कितना है। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करने बैठूंगा, वो स्मार्ट वर्क नहीं है, वो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और वो आपके कई क्वेश्चंस का टाइम खा जाएगा। देखो ये है 1 इंटू एक्स, 1 मैं लिख सकता हूं, तो अगर इनको मैं टोटल करूंगा तो यहां पर तो 1 आना चाहिए ना, तो सबसे जो इधर राइट मोस्ट आपका डिजिट होगा वो 1 होगा, तो यहां पर क्या सब में 1 है? नहीं, तो ये आपकी ये वाली ऑप्शन तो वैसे ही आउट होगी, तो बची आपकी ये दो ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शन के लिए भी आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार फटाफट अगर नजर मार के देखोगे कि 3600 इंटू 24 में अगर करूंगा तो वो तो फिगर इसी को क्रॉस कर जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती। अभी तो मैंने इसमें ये सब चीजें ऐड करनी है, तो ये ऑप्शन भी आपकी आउट होगी, तो बचा क्या? ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा आपका आंसर ये। इस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑप्शंस पे नजर मार लिया करो, क्वेश्चन जब पढ़ भी रहे होते हो एक बार कई बार ऑप्शन को देख के ही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको उसका आंसर मिल जाता है, तो उसके ऊपर एक ग्लांस लेना बहुत जरूरी होता है। P, Q, R, S, T and U are 6 members of a family. R is the spouse of Q, तो ये दोनों आपस में स्पाउस हैं, ठीक है। उसके बाद U is the mother of T, जो U है मतलब वो फीमेल हो गई, वो है मदर ऑफ T, ठीक है। उसके बाद S is the daughter of U, जो S है वो डॉटर है, तो ये भी आपकी फीमेल हो गई, तो इसको भी आप लिख सकते हो कि मदर, क्योंकि यहां पर पहले डिफाइन है। उसके बाद P's डॉटर इज T, P की जो डॉटर है वो है T, तो जो T है वो भी आपकी फीमेल डिफाइन हो गई, क्योंकि यहां बोल दिया कि P की जो डॉटर है वो T है। उसके बाद R's सन इज P, कि R का जो सन है वो है P, मतलब ये मेल डिफाइन हो गया। तो आगे इन्होंने पूछा हुआ है देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 2 कपल किस तरह से हो गए कि अगर ये मेल है ये फीमेल है और इन्होंने बताया इनका एक कॉमन बच्चा है, तो ये भी तो आपस में कपल ही हो गए, तो 2 कपल ये हो गए RQ और P और U। अब इन्होंने कहा है कि इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली ऑप्शन देख लेते हैं, Q इज द ग्रैंडफादर ऑफ T। Q और T का क्या रिलेशन है? देखो यहां मैंने R लिखा है, ये R बेसिकली यही है, तो बेसिकली R और जो Q का कपल है वो P के आप कह सकते हो पेरेंट्स हैं। तो Q का ये पूछ रहे हैं ग्रैंडफादर ऑफ T। Q का यहाँ पे कहीं भी इंफॉर्मेशन से हमें सेक्स डिफाइन नहीं हुआ है कि मेल है या फीमेल, तो ये ऑप्शन आपकी सही नहीं है। Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T, Q का सेक्स डिफाइन नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। R इज द मदर ऑफ P, R के देख लेते हैं, R इज द मदर ऑफ P, R का भी यहाँ पे मेल फीमेल हमें नहीं पता चला है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही नहीं है। T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, T फीमेल है और Q की डेफिनेटली ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि उसके पेरेंट के आगे पेरेंट Q है, तो ग्रैंड डॉटर डेफिनेटली है। तो आपकी ऑप्शन जो सही है वो है D। अब अगले आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी पैसेज बेस्ड है, इसको भी एक बार देख लेते हैं सो डेट आपको क्लैरिटी हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी।
In simple matters like shoemaking, we think only a specially trained person will serve our purpose, but in politics, we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a state. ये कह रहे हैं कि अगर हमने जूता भी बनवाना हो तो भी हम सोचते हैं कि जो बंदा उसको बनाने में ट्रेंड है, उसके पास वो कला है, तो ही वो बना पाएगा. बट पॉलिटिक्स के अंदर हम ये मान लेते हैं कि अगर किसी के अंदर वोट्स लेने की कला है तो वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन भी चला सकता है. When we are ill, we call for a trained physician whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsomest physician or the most eloquent one. Well, then, when the whole state is ill, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best? आई होप आपको समझ आ गया कि कंटेंट में क्या लिखा हुआ है. अब इन्होंने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज, कि मैसेज एक क्रक्स कहां से निकल के आ रहा है. स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. वी एज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी ओनली पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट. अब ये ऑप्शन पढ़ के आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो एक मैसेज है या एक कोई पार्ट है वो निकल के आ रहा है, तो इसको अभी के लिए हम रूल आउट नहीं करते. पॉलिटिशियंस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये भी आपको लग सकता है कि हाँ कहीं ना कहीं रिलेट करता है. सी है वी नीड टू डिवाइस अ मेथड ऑफ बारिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम द पब्लिक ऑफिस. अब मेथड के रिगार्डिंग तो इसके अंदर कोई बात नहीं हुई है कि कोई ऐसा मेथड हो या कुछ हो. एक थॉट की बात हुई है कि अगर स्टेट ही बीमार है तो हमें नहीं लगता कि हमें बेस्ट और वाइजेस्ट लोगों की सर्विस या गाइडेंस की जरूरत है. तो मेथड की यहां कोई बात नहीं है, तो ये तो रूल आउट आपका हो गया. एज वोटर्स सिलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस टू एडमिनिस्टर अ स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चनड. ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है थीम से. अब एक बार इन दोनों ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा. पहले में कह रहा है वी एज्यूम दैट इन डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट. आप कह सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से यहां से ये चीज ले रखी है, बट यहां इन्होंने पूछा हुआ मैसेज कि एक तरह से क्या संदेश देना चाहता है. पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप ध्यान से पूरा पैसेज पढ़ोगे, खास करके जब एंड वाली चीज आप पढ़ रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है. अगेन प्रैक्टिस से ये चीजें क्लियर होंगी. कई बार इस तरह के क्वेश्चंस की आंसर की आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की देखोगे तो वो भी हो सकता है ए या बी दे, कोई ए दे दे कोई बी दे दे, तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. बट जैसे जैसे इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे आप ज्यादा क्लैरिटी फील करोगे. आगे चलते हैं. अब अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. अब उसके अंदर क्या पूछा हुआ है. कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ थ्री सिटीज पी क्यू एंड आर इन अ स्टेट. क्वेश्चन है हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू, कि जो सिटी पी है वो क्यू से कितना दूर है. स्टेटमेंट वन क्या दे रखी है, सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर. जो क्यू है वो आर से कितना दूर है, 18 किलोमीटर. उसके बाद सिटी पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम आर. आर से जो पी है वो कितना दूर है, 43 किलोमीटर. Which one of the following is correct in respect of the question and the statement? Statement 1 alone is sufficient to answer the question. Question क्या था कि P और Q में कितना डिफरेंस है. अब अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स के हिसाब से देखें तो हमें ये तो कहीं भी नहीं पता चल रहा है कि जो P और Q है वो R की एक ही साइड पर है या P एक साइड पे है और Q दूसरी साइड पे है. तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन करके भी देखोगे तो भी आपको नहीं पता चलेगा कि P और Q के अंदर आप डिस्टेंस कुछ बता सकते हो, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा ऑपोजिट साइड है या सेम साइड है आप ये चीज डिटरमिन नहीं कर सकते. तो स्टेटमेंट वन जो अलोन की बात है वो तो रूल्ड आउट है. स्टेटमेंट टू भी अलोन नहीं बता सकती. दोनों हमने देखा है मिलके भी नहीं बता पा रही हैं. तो सही आंसर है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स भी सफिशिएंट नहीं है ये चीज आंसर करने के लिए. अगला क्वेश्चन, two statements followed by 4 conclusions are given below. You have to take the statements to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. कि जो अगेन क्वेश्चन को जब आपने पढ़ना है तो बाहरी दुनिया से कट ऑफ करके पढ़ना है कि पेन बुक चेयर क्या है, जैसे बोला है वैसे आपने
उसको एज्यूम करके पढ़ना है, उसके बाद कंक्लूजन निकालनी है। रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट्स। बार बार बोल रहे हैं कि कॉमनली नोन फैक्ट्स को एक साइड रख दो। अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर काम आते हैं आपके वेन डायग्राम्स। अगेन मैथ्स के बेसिक चीजें हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स उठाओ, वहां पर वेन डायग्राम्स के रिगार्डिंग जब आप एक बार पढ़ोगे, बेसिक वे से प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। ऐसे ही एज्यूम करते रहोगे, अपने दिमाग में पिक्चर बनाते रहोगे तो ये क्वेश्चन आपके नहीं निकलेंगे, गलत हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1 क्या है? ऑल पेन्स आर बुक्स। अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये एक मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक दुनिया जो बुक्स की दुनिया है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बी से। ये कह रहे हैं ऑल पेन्स आर बुक्स, कि अगर एक पी की कोई दुनिया है तो वो एक बुक्स का ही पार्ट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो एक छोटी दुनिया है ये इसका ही सब पार्ट है, क्योंकि इन्होंने बोला ऑल पेन आर बुक्स। उसके बाद नो चेयर इज अ पेन, कि जो चेयर की दुनिया है उसका पेन से कोई लेना देना नहीं है। तो चेयर की दुनिया कैसे हो सकती है? या तो चेयर की दुनिया पूरी की पूरी यहां हो सकती है, या दूसरे ऑप्शन क्या कह सकते हो कि ये जो बी की दुनिया थी और इसके अंदर आपकी पी की दुनिया थी, तो चेयर की दुनिया ऐसे भी हो सकती है कि कुछ बी के अंदर आ रही है, कुछ बी से बाहर आ रही है, बट पी के साथ ओवरलैप नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने कहा है कोई भी चेयर जो है वो पेन नहीं है। तीसरी एक और ऑप्शन क्या हो सकती है कि आपके ये बी की दुनिया होगी, ये पी की दुनिया होगी, और आपकी सी की दुनिया बिल्कुल बाहर है, वो बी से भी बाहर है। अब कंक्लूजन इन्होंने निकाल रखे हैं इस पे बेस्ड, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं। ऑल चेयर्स आर बुक्स, अगर ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि सारी की सारी चेयर्स बुक्स हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि आप यहां देख रहे हो कुछ चेयर्स बाहर हैं, यहां पे सारी की सारी चेयर्स बाहर हैं। तो आपकी पहली कंक्लूजन तो होगी गलत। उसके बाद कंक्लूजन 2, सम चेयर्स आर पेन्स, क्या कुछ चेयर्स का पेन के साथ ओवरलैपिंग कहीं आपको दिख रहा है तीनों के तीनों पॉसिबिलिटीज में? नहीं। उसके बाद ऑल बुक्स आर चेयर्स, क्या सारी की सारी बुक्स चेयर्स हैं? ऐसा कहीं आपको दिखा इसके अंदर कि आपके पूरा का पूरा बुक्स जो है चेयर का सब पार्ट बन गया हो? ऐसा भी नहीं है। उसके बाद कंक्लूजन 4, नो चेयर इज अ बुक, ये कह रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि कोई चेयर बुक भी होगी, बट हम देख रहे हैं एक पॉसिबल केस ये है, एक पॉसिबल केस ये है। तो कंक्लूजन 4 भी आपकी गलत है। सो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ये आपका डी जो है इसमें सही आंसर होगा। कोई भी कंक्लूजन इसमें से निकल के नहीं आ रहा। अब अगर आपने इस तरह से डायग्राम नहीं बनाए, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, 100% इसमें गलती कर दोगे। उसके बाद इसी तरह की जैसे हमने पीछे पढ़ा था, सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सो एक बड़ी दुनिया है टीचर्स की जिसके अंदर कुछ डॉक्टर्स हैं। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, मतलब जो टीचर्स हैं वो आके आप कह सकते हो इंजीनियर्स की दुनिया का एक सब पार्ट है, क्योंकि इन्होंने कहा है सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो इंजीनियर्स हैं। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, आगे जो इंजीनियर्स भी हैं ये भी आगे एक और बड़ी दुनिया है साइंटिस्ट की जिसका ये सब पार्ट है। उसके बाद अब एक कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं कि सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, कि कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर हैं। आप देख रहे हो इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि कुछ जो साइंटिस्ट हैं ये इसी के अंदर सब पार्ट है, तो वो डॉक्टर हैं। तो आपकी पहली कंक्लूजन तो होगी सही। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, कि सारे के सारे जो इंजीनियर्स हैं वो सारे के सारे डॉक्टर हैं, ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर का सब पार्ट है, बट जो ये आप इंजीनियर्स देख रहे हो ये तो डॉक्टर नहीं है, तो ये आपकी कंक्लूजन हो गई गलत। कंक्लूजन 3, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, कि कुछ इंजीनियर्स, कि इसमें से कुछ इंजीनियर्स डॉक्टर हैं क्योंकि ये जो इसी का सब पार्ट है तो वो डॉक्टर्स हैं, तो ये कंक्लूजन भी आपकी सही होगी। तो 1 और 3, तो कंक्लूजन 1 और आपकी 3, सी आपका सही यहां पे जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 फ्रेंड्स P, Q, X, Y and Z purchased some notebooks. The relevant information is given below. 5 दोस्त हैं, उन्होंने नोटबुक्स खरीदी, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। Z परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन X, Z जो है X + 8 है, जितनी हमने इनके नाम से ही डिनोट कर दिया कि भाई इतने नंबर ऑफ बुक्स हैं।
P एंड Q टुगेदर परचेज्ड 21, मतलब P प्लस Q जो है वो 21 है। उसके बाद Q परचेज्ड 5 नोटबुक्स लेस देन P, जो P माइनस 5 है वो है Q। उसके बाद X एंड Y टुगेदर परचेज 28, X प्लस Y जो है वो है आपका 28। उसके बाद P परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन X, X प्लस 5 जो है वो है आपका P। अब इफ ईच नोटबुक इज प्राइस ₹40, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक्स। बेसिकली हमसे सबसे पहले ये मांग रहा है कि सारी की सारी टोटल बुक्स बताओ कितनी की कितनी है। अब ये क्वेश्चन आपके सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं जो कि आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। 5 अननोन्स हैं, 5 इक्वेशंस हैं, बड़े इजीली आप इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर मैं यहां से ही आपके बात करूं, पहले इन दो इक्वेशंस की अगर हम देख लें, यहाँ पे अगर आप इनको ऐड करोगे तो 2p इज इक्वल टू 26, आपका p आ जाएगा 13। जब आपका p आपको पता चल गया तो आपका यहाँ से p की वैल्यू डालोगे, इन दोनों इक्वेशन से मैंने यहाँ निकाला है। अगर q को मैं इस साइड चला जाऊँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 5, दोनों को ऐड कर दिया तो 2p इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से p आ गया 13, q आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 8। जब आपको q पता चल गया और यहाँ आपको p भी पता चला हुआ है तो x भी आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 8, और x निकल के आ गया तो आपका y यहाँ से निकल के आ जाएगा 20, और x 8 आया हुआ है तो z आपका आ गया 16। सो अब आप इन सबको ऐड कर लो, ऐड करके इनटू 40 कर दो, जो आपकी ऑप्शन होगी वो सही आंसर हो जाएगा। अगला भी पैसेज है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम द इंक्रीजिंगली एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। Current production models rely heavily on fossil fuels. We now know that this is unsustainable because the resources are finite. The close link between economic growth and greenhouse gas emission needs to be severed for human development to become truly sustainable. Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure. But most developing countries are hampered by the high cost and low availability of clean energy sources. The developed countries need to support developing countries transition to sustainable human development. अब इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि अनसस्टेनेबिलिटी प्रोडक्शन पैटर्न में किसकी वजह से है। अगेन बिल्कुल प्योरली पैसेज पे बेस्ड होना चाहिए। हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ये चीज इसमें आपने देखा होगा मेंशन थी पैसेज के अंदर। उसके बाद लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये भी चीज इस पैसेज के अंदर मेंशन थी। एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, ये चीज इसमें नहीं थी। तो जब आप ऑप्शन इसमें से देखोगे तो आपको मिलेगा कि ए आपका यहां पर सही आंसर है। अगला देखते हैं, 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting equidistant from each other around a circular table. अब पहले हमने 8 लोग देखे थे सर्कुलर टेबल के अराउंड इक्विडिस्टेंट। अब 6 के लिए हमें किस तरह से करना पड़ेगा, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हमने मतलब इक्वल से, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली नहीं दिख रहा बट इक्वल से हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ये उसी टाइप के क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट जो है काफी है बताने के लिए इसका आंसर या नहीं। ए का लेफ्ट पे हमने डिटरमिन करना है कि कौन बैठा है। स्टेटमेंट 1, बी इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी, बी जो है सी के ऑपोजिट बैठा है। डी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, डी जो है वो ई के ऑपोजिट है। यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। जो स्टेटमेंट 2 का डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। जो एफ है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट पर है। अब स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या इसी स्टेटमेंट से हमें पता चल पाएगा कि ए के लेफ्ट पे कौन है? नहीं, क्योंकि डी और ई की पोजीशन कई मायनों में चेंज हो रही है, तो हम नहीं कह सकते कि ए कहां बैठा होगा, तो ये तो है नहीं। क्या स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे पता चल जाएगा? नहीं, पता ही नहीं चलेगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, इन दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब मान लो डी आपका यहां है, ई आपका यहां है, तो उस केस के अंदर आपका एफ हो गया यहां पर और फिर आपका ए हो गया यहां। बट
पॉसिबिलिटीज इसके अंदर। और अब ये पूछ रहा है लेफ्ट पे, ए का लेफ्ट ये हो गया, तो ए का लेफ्ट अगर ये है तो डी यहां पर भी जा सकता है और ई इधर भी आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, तो उससे भी ये चीज डिटरमिन नहीं हो रही है अगर दोनों को मैंने कंबाइन भी कर दिया, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। तो दोनों मिला के भी सफिशिएंट डाटा नहीं है कि आप इसका आंसर दे पाओ। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। मनीषा की एज पूछी हुई है। स्टेटमेंट क्या दे रखी है, मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर। मान लो मनीषा की एज है x और उसकी मदर की है y, तो इन्होंने बोल रखा है मनीषा जो है अपनी मदर से 24 साल यंगर है, मतलब जो y है वो x + 24 है। मदर की एज मनीषा से 24 ज्यादा है। 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद इन दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, इसकी y + 5 हो जाएगी, इसकी x + 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 5 सालों के बाद उन दोनों की जो उम्र है उसकी रेशो 3:5 है। तो मैं ये कर सकता हूं कि जो मनीषा की उम्र है 5 सालों के x + 5 और मदर की उम्र है y + 5 5 सालों के बाद, ये जो रेशो है 3:5 की है। अब आप सिंपल दो आपके सामने इक्वेशंस हैं, इसको आप इधर लेके जाओगे तो 5x + 25 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 3y + 15। तो आप कह सकते हो 5x - 3, मतलब आप दूसरी साइड इसको ले जाओ, 3y - 5x आपका जो है वो 10। तो आप अब आपके पास ये इक्वेशन है, एक आपके पास ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूछ रहे स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है, 2 अननोन है तो उसके लिए 2 इक्वेशंस तो चाहिए होंगी, तो स्टेटमेंट 1 भी अकेली काफी नहीं है, 2 भी अकेली काफी नहीं है, दोनों मिलके जरूर x और y की आपको वैल्यू दे देंगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। 3 अननोन होते 2 इक्वेशन होती तो उस केस के अंदर आप आंसर नहीं निकाल पाते। ये मैथ्स के एक बेसिक चीज है, एक अननोन हो x की वैल्यू निकालनी है वो आप एक इक्वेशन से निकाल सकते हो, 2 अननोन होते हैं तो 2 अलग इक्वेशन चाहिए होते, 3 अननोन होते हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं। उसके बाद 6 लेक्चर्स A B C D E and F ईच ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन आर शेड्यूल्ड बिटवीन 8 से लेके 2 बजे तक। 9 बजे तक पहला होगा, 10 बजे तक दूसरा, 11, 12, 1, 2, मतलब बिना गैप के 6 घंटे का टाइम है जिसके अंदर 6 लेक्चर्स शेड्यूल्ड हैं। कंसिडर द क्वेश्चंस एंड 2 स्टेटमेंट्स। अगेन वैसा से फॉर्मेट का क्वेश्चन है। विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके 6 लेक्चर्स हैं, तो ये पूछ रहे हैं यहां पर जो है कौन सा लेक्चर है। लेक्चर F इज प्रीसीडेड बाय A, ये कह रहे हैं F से पहले तो A नहीं आना है और फॉलोड बाय C और बाद में C नहीं आना है, ये फिक्स पैटर्न है। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर B, मतलब लास्ट प्लेस तो B की आ गई कि B लास्ट लेक्चर है, उसके बाद कोई लेक्चर नहीं है। अब स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या ये अकेली स्टेटमेंट आंसर कर सकती है क्वेश्चन की थर्ड लेक्चर किसका है? नहीं, क्योंकि ये उठा के आप इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, तो आपको ये नहीं पता चलेगा थर्ड किसका है, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2 अकेली बता सकती है थर्ड किसका, नहीं, क्योंकि अकेला आपको पता चल रहा है कि बी लास्ट लेक्चर है, उसके अलावा कुछ नहीं पता चल रहा। अगर इन दोनों को भी मैं कंबाइन कर दूं तो भी अगर बी यहां है तो मेरे पास 5 जगह बची हैं, तो इन 3 को मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, तो भी मेरा थर्ड लेक्चर फिक्स नहीं हो पा रहा इन दोनों स्टेटमेंट से। सो आपका ये भी गलत है, तो ये पूरा का पूरा डाटा सफिशिएंट नहीं है हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगला देखते हैं। लेट A, B and C represent distinct non-zero digits. Suppose X is the sum of all possible 3-digit numbers formed by A, B and C without repetition. मतलब एक नंबर है 3 डिजिट्स का जो कि A, B और C बना रहे हैं, तीनों अलग अलग हैं, ये आपस में मैच नहीं करते हैं और नॉन जीरो हैं। तो जितने भी पॉसिबल केसेस है A, B, C की आपस में शफलिंग करके, अब 3 जगह शफलिंग हो रही है तीनों नॉन आइडेंटिकल चीजों की, तो उसके अंदर कितने केसेस होते हैं? 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2 × 1, मतलब 6 केसेस होंगे। तो जितने ये 6 केसेस हैं, 6 नंबर्स बन के आएंगे इनकी शफलिंग करके, उनका जो आपस में सम है उसको इन्होंने x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि जो x की लीस्ट 4 डिजिट वैल्यू है वो है 1332 और
3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू x की 888। एक बार अब इसको देखते हैं। अब मैं लीस्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो लीस्ट के लिए मैं सबसे पहले a b और c की वैल्यू लीस्ट ही लूंगा। अगर ये तीनों अलग होने वाले हैं तो एक लीस्ट में नॉन जीरो क्या ले सकता हूं, 1, दूसरी 2, तीसरी 3। अब इन्हीं की मुझे आपस में शफलिंग करनी है तो 6 केसेस मेरे को बनाने पड़ेंगे। कभी इस जगह पे 1 आएगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 3 2, 1 रखते हुए 2 केस होंगे, ऐसे 2 रखते हुए 2 केस होंगे। एक बार अगर आप टोटल देखोगे, जब यहाँ पे 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, अब आप देख रहे हो कि सम टोटल इन तीनों का इस तरह से अगर आप करोगे तो सेम ही आएगा। अगर हम इनको ऐड ऑन करें तो ऐड करके क्या आएगा, आप देखोगे 12, तो यहां करोगे 3 और उसके बाद 3 1 3 3 2, तो ये लीस्ट वाली जो चीज है ये तो हो गई सही। अब उसके बाद कह रहा है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x। हमने अगर ग्रेटेस्ट निकालनी है तो ग्रेटेस्ट की तो लिमिट ही नहीं है, लिमिट है बट वो तो बहुत हाई चला जाएगा। अगर लीस्ट वैल्यू हुई 4 डिजिट की आ रही है तो 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां से आ जाएगी, समझ रहे हो आप बात। इससे छोटा नंबर मैं कहां से लूंगा, इससे छोटा नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो कंडीशन दे रखी है। तो ये आपकी स्टेटमेंट होगी गलत। तो कौन सी सही है आपकी, सिर्फ 1, स्टेटमेंट नंबर 1 ही आपकी इस केस में सही होगी। देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज अ 3 डिजिट पिन। एक न्यूमेरिक लॉक है जिसके अंदर 3 डिजिट का पिन है। द पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7, 1 से लेकर 7 नंबर ही यूज होगा। देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स, रेपिटेशन नहीं है। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चलेगा काम। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, कि यहां अगर आपने 7 रख दिया तो यहां पर 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, कि 1 का डिफरेंस नहीं होगा, कम से कम 2 का होगा, 5 के जगह 4 हो सकता है। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी, मतलब एक तरह से पूछा हुआ कि कितने ऐसे केसेस बन सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर 7 रख के देख लेता हूं। इन्होंने कंडीशन एक क्या दे रखी थी कि 2 से कम का गैप नहीं होगा, तो अगर यहां 7 है तो यहां एक हो सकता है केस की 5 हो, तो उसके केस में यहां पर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज बन गई। अगर यहां पर 7 है और यहां अगर 4 है तो उस केस के अंदर यहां पर, क्योंकि जब मेरे को मिनिमम 2 का गैप चाहिए तो यहां 2 भी हो सकता है, यहां 1 भी हो सकता है। अगर यहां 7 है और यहां अगर 3 है तो यहां सिर्फ 1 है, तो यहां ये टोटल केसेस कितने हो गए, ये तो हो गए 6 केसेस। अगला केस ले लेते हैं कि हमने पहले नंबर पे रख लिया 6, तो यहां पर 4 ही हो सकता है, 2 का मिनिमम गैप चाहिए। अगर यहां 4 होगा तो यहां 2 होगा या 1 होगा, क्योंकि अगेन 2 का गैप चाहिए। अगर यहां पर मैंने 3 रख लिया तो उस केस के अंदर यहां 1 ही होगा, अगली पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये कितने केस बन गए आपके, 3। अब यहां अगर मैं 5 रख लूं तो 5 के बाद अगला क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, और 3 के बाद अगला क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो ये एक केस। तो आपके टोटल जो केस है वो 10 ही पॉसिबल है, क्योंकि अब आप यहां पर केस अगला नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहां 4 रखोगे यहां 2 रखना पड़ेगा, तो यहां 0 अलाउड नहीं है। तो आपको 10 अटेम्प्ट्स लगेंगे इस पिन को खोलने के लिए। देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब बेसिक जो आपके सर्कल से रिलेटेड होते हैं स्कूल टाइम के, वो यहां पर यूटिलाइज होंगे। यहां कहा हुआ है कि 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट। अब उसके लिए मुझे 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट कहां से मिलेंगे, इस तरह से। अब ये मेरे पास 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट हो गए सर्कल के ऊपर। इन्होंने बोला है कि मुझे डायमीटर्स को एक साइड लेते हुए ट्राइंगल्स बनाने हैं। ऐसे कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल होंगे। अगर मान लो मैंने एक डायमीटर ये पकड़ा, अब ये डायमीटर मैंने पकड़ा, तो अब इन्हीं पॉइंट्स को लेके मुझे ट्राइंगल्स बनाने हैं। तो आपको सर्कल से रिलेटेड एक थ्योरम याद करनी चाहिए, रिकॉल करनी चाहिए कि डायमीटर से जब आप कोई ट्राइंगल बनाते हो किसी सर्कल के अंदर, जिसका जो एक
वर्टेक्स है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। ये जो होगा ये 90 डिग्री का ही होगा। तो यहां इसको बेस लेते हुए एक ट्राइंगल में यहां भी बनाऊं, वो भी 90 का होगा, ये होगा वो भी 90 का होगा। तो बेसिकली इन्होंने ये चेक करा है इस क्वेश्चन के थ्रू कि भाई आपको वो अपनी थ्योरम याद है स्कूल टाइम की सर्कल से रिलेटेड। सो अगर मैंने एक डायमीटर लिया तो 3 ट्राइंगल 90 डिग्री वाले तो मैं यहां बना सकता हूं और 3 ही मैं इधर बना सकता हूं। तो एक डायमीटर से मैं 6 ट्राइंगल बना सकता हूं। और मेरे पास डायमीटर कितने हैं, 1 2 3 4 डायमीटर है। तो मेरे जो आंसर होगा 4 × 6 होगा 24। आई होप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड वो आपको थ्योरम स्कूल टाइम की याद हो। अगर नहीं याद तो ये क्वेश्चन फिर आप नहीं कर पाओगे। 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work? अगर मैं मान लेता हूं कि M से हम डिनोट करते हैं कि एक जो मेल है वो M यूनिट काम कर पाता है एक दिन के अंदर, और 24 एक दिन में कितने कर पाएंगे, 24M। ऐसे ही W से मैं डिनोट कर देता हूं कि एक जो वुमेन है वो एक दिन के अंदर W यूनिट काम कर पाती है, तो 12 कितनी कर पाएंगी, इतनी। और ये कह रहे हैं कि इसको जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि ये तो मैंने माना एक दिन का कि 30 दिन में इतना टोटल काम करेंगे दोनों मिलके। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men and 24 men do the same piece of work? कि ये मेरे से पूछ रहे हैं कि कितने दिनों के अंदर 12 आदमी और 24 विमेन काम कर पाएंगे उसी काम को। मतलब बेसिकली ये मेरे से पूछ रहे हैं कि ये चीज इसके इक्वल कब होगी। ये मतलब यहां पर मैं अगर x मान लूं कि x डेज जो है वो कितने होंगे कि ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आंसर्स क्या है, 30 डेज, मोर देन 30 डेज, लेस देन 30 डेज एंड मोर देन 30। अगर आप देखोगे, अगर हमें m और w की वैल्यू ही नहीं पता तो इसके तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, आप डिटरमिन ही नहीं कर पाओगे कितने दिन है लॉजिकली अगर आप सोचोगे। तो डाटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। आंसर इसका डी आएगा। अगेन इसमें दो आप देख सकते हैं अननोन है, m और w अननोन है। जब तक आपके पास दो इक्वेशंस ही नहीं होंगी आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस होल जो टर्म है इसको आप डिवाइड करते हो 1 2 6 1 से। अब इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन देख के आप वैसे ही हो सकता है कई लोग घबरा जाओ और सोचो यार ये तो काफी लंबा क्वेश्चन है, मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। बट ध्यान से कई बार देखना होता है, कुछ चीज क्लिक कर जाती है। अब अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर कोई ट्रिक भी हिडन होगी या कोई फैक्ट भी हिडन होगा। 1 2 6 1 नंबर को देख लेते हैं कि क्या ये प्राइम नंबर है या इसके कोई आप बाइफरकेट कर सकते हो इसको फर्दर, इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि नहीं है। 1 2 6 1 की अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाता है। और जब आप 13 से इसको डिवाइड करते हो तो क्या निकल के आता है, 97। आप 97 से 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 6 1 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1 2 6 1 को 13 × 97। अब जब आपने इस चीज को इससे डिवाइड किया तो आपका 97 तो 97 वैसे ही कट गया। और अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 × 7 होता है आपका 91। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये चीज तो इससे पूरी तरह डिवाइड हो सकती है। तो आपका आंसर हो गया डी। सिंपल क्वेश्चन था, देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है आपकी जिसकी लेंथ जो है आपकी 20 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर है। इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट्स। अब ये थोड़ी सी जो स्टेटमेंट है ना आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है। कि एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये कह रहा है कि इस शीट के अंदर से 4 स्क्वायर शीट एग्जैक्ट स्क्वायर शीट्स निकल सकती हैं या नहीं निकल सकती। वो तो डेफिनेटली निकल सकती हैं। यहाँ 4 बाय 4 की आप इधर से निकाल दो और 4 बाय 4 की इधर से भी निकाल दो। तो ये पॉसिबिलिटी तो है अगर हम इस लिहाज से देखें। अगर हम कहें कि शीट को बिना वेस्ट किए की बात कर रहे हैं तो उस केस में वो चीज पॉसिबल नहीं है। दूसरा है, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्राइंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया। अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो
अब ये 10 ट्राइंगुलर की बात कर रहा है, तो अगर मैं इसकी लेंथ को 5 इक्वल हिस्सों में बांट दूं, तो उसके बाद अगर मैं इस तरह से इसको काट दूं, तो जो आपके एरिया आएगा इन सारे ट्राइंगल्स का वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो आपकी स्टेटमेंट 2 सही है। हाँ, इस वाले में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी की कमी है जिस तरह से बोला है, बट अगर हम देखें तो बोथ 1 और 2 आप लेके चल सकते हो इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 70% ऑफ नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y, द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ y। मतलब 0.7x, 70% x का आप ऐसे लिख सकते हो कि 0.7x इज एडेड टू y, तो सम जो है 1.65y बन जाता है। When 60% ऑफ द नंबर x, मतलब 0.6x is added to another number z, then the sum becomes 1.65 of z. Which one of the following is correct? ऑर्डर पूछा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ x y z का। अब इसके लिए पहले हम इस इक्वेशन से देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0.7x इज इक्वल टू 0.65y, x इज इक्वल टू 0.65 डिवाइडेड बाय 0.7y। अब एक छोटी चीज बड़ी चीज से डिवाइड हो रही है, तो x और y के रेफरेंस में आप क्या कह सकते हो कि x एक 1 से छोटी रेशो है y की, तो डेट मीन्स x इज स्मॉलर देन y। अब यहां से हम देखते हैं 0.6x इज इक्वल टू 0.65z, x इज इक्वल टू 0.65 डिवाइडेड बाय 0.6z। तो एक बड़ी चीज छोटी चीज से डिवाइड हो रही है, मतलब x जो है 1 से बड़ा टाइम्स है z, तो x इज ग्रेटर देन z। तो x z से तो बड़ा है, y से छोटा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि z तो फिर y से ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। तो आपका जो सही आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ये z लेस देन x लेस देन y। उसके बाद अगेन एक पैसेज है, इसके ऊपर भी फटाफट हम नजर मार लेते हैं। Majority of the people who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of the other. They permit the newspaper and the gossiping neighbors to do their thinking for them. Opinions are the cheapest commodities on the earth. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon by anyone who will accept them. If you are influenced by opinions when you reach decisions, you will not succeed in any undertaking. अब इस पे बेस ही ये क्वेश्चन है, इसका अगेन ध्यान रखना है, अपना ना फिलोसॉफिकल दिमाग चलाने लग जाना है इस क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्लाइड बाय द पैसेज, पैसेज से इनमें से कौन सा इंप्लीकेशन निकल के आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, ऐसा कहीं इसके अंदर लिखा है कि ज्यादातर लोग एक्यूमुलेट नहीं करते। इन्होंने बोला मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट, जो फेल हो जाते हैं उनमें से मेजोरिटी लोग, तो ये तो नहीं है। Most of the people never fail to accumulate money for their needs, क्या इस तरह का भी फैक्ट इसमें लिखा है? नहीं। There are people who fail to accumulate money for their needs, इसको भी ओपन एंडेड रख देते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि हाँ कुछ लोग हैं उनमें से मेजोरिटी ये चीज करते हैं। There is no need to accumulate money, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा कि accumulate, तो सही ऑप्शन आपका होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक्यूमुलेट नहीं कर पाते मनी को। सो सही आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है? पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ द अदर, ये आपको भी लग सकता है। बाकी ऑप्शन कई बार ऐसा होता है इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही हो सकता है सही हो या आपको लगे, बट हमें असेस करना होता है बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। पीपल शुड एक्यूमुलेट एज मच मनी एज दे कैन, ये तो कहीं भी इसके अंदर से आइडिया निकल के नहीं आ रहा है। पीपल शुड नीदर गिव नॉर एक्सेप्ट द ओपिनियन, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि किसी का ओपिनियन नहीं लेना, अपना ओपिनियन नहीं देना। ये लिखा है कि इन्फ्लुएंस नहीं होना होता फ्री के ओपिनियन जो इधर उधर मिल रहे हैं। पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट, ऐसा भी नहीं बोला। उन्होंने ये बोला है कि अगर आप रैंडमली ऐसे ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाओगे और अपना डिसीजन लेने के टाइम पे उन्हीं ओपिनियंस को अप्लाई कर रहे हो तो सक्सेस नहीं मिलेगी। और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप
दूसरों के ओपिनियन लोगे ही नहीं तो कभी तो हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि ओपिनियन वैसे जरूरी होते हैं। यहाँ फ्री फंड के फालतू के ओपिनियंस की बात हो रही है, तो ऐसे भी चीज कहीं नहीं है, तो आपका आंसर हो गया ए। इजी क्वेश्चन था ये। इस तरह के और भी क्वेश्चन भरे हुए थे पेपर के अंदर, अगर आप ध्यान से देखो। टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स। मतलब जितनी वोट्स थी उसका 80% जो है, अगर मैं कहूं कि x नंबर ऑफ टोटल वोट्स थी तो 80% टोटल वोट्स डाली गई। देयर वॉज नो नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन। किसी ने नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं चुनी, x और y में से किसी एक पे तो मोहर लगाई जो 80% वोट डालने गए। x गॉट 56% ऑफ द वोट्स कास्ट। 50 कितनी वोट्स डाली गई टोटल? इतनी। इसका 56% जो था वो x को मिला। अब यहां पे x की जगह मैं लिख देता हूं a, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि a है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो x को इतनी वोटें मिली एंड 1/1440 वोट्स, मतलब जितनी y को मिली होंगी उससे ज्यादा 1440 वोट्स मिली है। तो y को कितनी मिली थी उसको देख लेते हैं। y को मिली थी ये फिगर, जो कि थी टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुई थी, और उसके अलावा जो यहां से बचा फिगर है 44%, क्योंकि जितनी वोट्स डली 56% तो x को मिल गई, बची कितनी 44% y को मिली। अब ये जो पूरा फिगर है इसमें से 1440 ज्यादा, तो ये इक्वेशन बनती है। अब ये एक सिंपल इक्वेशन है जहां से आपको बेसिकली a की वैल्यू निकालनी है। इसको जब आप सॉल्व करोगे इनमें से एक ऑप्शन आपको निकल आएगी। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लेट p बी अ 2 डिजिट नंबर। p जो है एक 2 डिजिट नंबर है। q बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स बट रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। q जो है उन्हीं डिजिट्स का, मतलब अगर ये p जो है 12 है 1 2 तो q 21 हो गया, इस तरह से। इफ p इंटू q इज 2430 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन p एंड q। अगर p और q का जो मल्टीप्लाई करके चीज आ रही है वो 2430 है, तो दोनों के अंदर जो है डिफरेंस क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना आप सीधा, या तो कई बार तुक्का भी सही बैठ जाता है कि आपके दिमाग में कोई क्लिक कर जाए नंबर कि ठीक है ये करके देखता हूं, मल्टीप्लाई करके देखो ये आ जाए। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि इसको आप फैक्टराइज कर लो, कि आगे इसके फैक्टर्स निकाल लो, कि 2 इंटू 3 इंटू जो भी निकल के आ रहे हैं फैक्टर्स हम जो निकालते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ इन फैक्टर्स को मैं पकड़ूंगा तो ये एक डिजिट को, एक नंबर को मैं p बना सकता हूं, दूसरों को पकड़ूंगा उनको मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो एक q बना सकता हूं। तो वो हिट एंड ट्रायल टाइप क्वेश्चन है। आपके टाइम है तो इस तरह का क्वेश्चन ट्राई कर लो। आपको लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है तो रहने दो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जब आप देखोगे तो 45 इंटू 54 जब आप करते हो तो ये निकल के आ जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर जो डिफरेंस है इन दोनों का वो 9 आपको मिलेगा। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज अ प्राइम नंबर एंड q इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब p प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। q नंबर कॉम्पोजिट हो गया जिसके फैक्टर्स हैं। p इंटू, अब यहां पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स देखो, p इंटू q कैन बी एन ऑड नंबर। p इंटू q डेफिनेटली हो सकता है, इट कैन बी एन ऑड नंबर। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जो कॉम्पोजिट नंबर हैं वो इवन ही होंगे, वो ऑड नहीं हो सकते। क्यू ऑड हो सकता है, और ये तो प्राइम नंबर तो होगा ही ऑड, वो तो इवन होगा ही नहीं। तो ऑड इनटू ऑड आपको पता है वो ऑड ही आएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। क्यू डिवाइडेड बाई पी कैन बी अ प्राइम नंबर। क्यू डिवाइडेड बाई पी कैन बी अ प्राइम नंबर हो सकता है। हो सकता है क्यू जो है वो p इंटू सम प्राइम नंबर हो। जब इसको आप फिर p से डिवाइड करोगे तो p के साथ p कट जाएगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। p प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर है आपका और दूसरा कॉम्पोजिट नंबर है, दोनों को मिला के एक प्राइम नंबर डेफिनेटली आ सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस केस के अंदर ये तीनों पॉसिबिलिटीज है और एक सही आंसर है। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए अगेन। अब पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट आइटम्स। 5 डिफरेंट आइटम्स हैं
पाई चार्ट, उसका एक पाई चार्ट फॉर्म में उनका एक्सपेंडिचर बताया हुआ है। बी सी डी एंड ई कॉरस्पॉन्ड टू इतने 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 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है जो पाई चार्ट होता है उसके अंदर जैसे मान लो इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स का बता रखा है कि इसमें इतना खर्चा, उसमें इतना खर्चा, उस तरह से बताया हुआ है। बेसिकली ये जो पूरी की पूरी डिग्री होती है ये कितनी होती है 360 डिग्रीज। तो 360 डिग्रीज को प्रोपोर्शनली डिवाइड किया होता है, जितना इस केस में आप कह सकते हो एक्सपेंडिचर है उसके प्रोपोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। इन्होंने बी सी डी और ई का बता रखा है कि कितना है। तो पूछा हुआ है ए की परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या होगी। टोटल आपको पता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में से 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 45 185 प्लस 75, आपका 260 डिग्रीज जो इन चारों सेक्टर्स ने बाकियों ने ले लिया। जो बचा हुआ ए के पास कितना है 100 डिग्री। तो रेशियो में देखूं तो आउट ऑफ 360 100 डिग्री है, तो 100 को मैं 360 से डिवाइड करूंगा इंटू 100 करूंगा तो मेरे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज मैं यहां से निकाल लेता हूं, ये आपका निकल के आ जाएगा यहां पर 250/9, ये आपकी यहां पर परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो आपका आंसर हो गया डी। उसके बाद अब चलते हैं अगले एक और पैसेज के ऊपर। हाउ बेस्ट कैन दी प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स be addressed so that losses are minimal and the system becomes resilient. In this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water, about 75% of annual precipitation during 120 days, June to September, and too little for the remaining 245 days. This skewed water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout the year. Which one of the following best reflects the practical, rational and lasting solution? Constructing huge concrete storage tanks and canals across the country, ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। Changing the cropping pattern and farming practices, ऐसा भी कहीं कुछ मेंशन नहीं है। Interlinking of rivers across the country, नहीं। आप ये कह सकते हो कि आप जनरल स्टडीज के लिए जब आप पढ़ रहे हो आपको ये आइडियाज तब लग सकते हैं, बट यहाँ के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, अगेन कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट होता है बच्चों को। बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्विफर्स, क्योंकि बफर स्टॉकिंग का ही यहां से निकल के आती है चीज, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ो, क्योंकि बताया हुआ है कि 4 महीनों के अंदर जो है आपकी 75% बारिश हो रही है, 25% बाकी के रिमेनिंग टाइम पे हो रही है। तो बफर स्टॉकिंग रखनी चाहिए, एक कॉमन सेंस की बात निकल के आती है। आपको खुद समझ में आ रहा होगा ऑप्शन पढ़ के कि यही आपका बेस्ट आंसर रहेगा इस केस के अंदर। If 15 into 14 into 30 and so on is equal to 3 raised to the power m into n, where m and n are positive integers, then what is the maximum value of m? m की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब इस पूरी मल्टीप्लिकेशन में 3 कितनी बार आया है मैक्सिमम बार, वो आप बड़ा इजीली निकाल सकते हो। 15 है, एक 3 इसके अंदर आ जाएगा, 14 के अंदर कुछ नहीं होता, 13 के अंदर कुछ नहीं है, 12 के अंदर एक 3 आपको 12 के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद 11 में कुछ नहीं, 10 में कुछ नहीं, 9 के अंदर आपको 2 3 मिल जाएंगे, 8 7 6 के अंदर आपको एक 3 मिल जाएगा, 5 के अंदर कोई नहीं, 4 के अंदर एक ये आपको मिल गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो रादर देन और कोई ट्रिक लगाने की, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर लोगे। 1 non-zero digit, 1 vowel and 1 consonant from English alphabet are to be used in forming password. एक पासवर्ड बनाना है जिसमें एक नॉन जीरो डिजिट, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट यूज होना है, सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद अ वॉवल। स्टार्टिंग पे तो आपका वॉवल रहेगा। कितने वॉवल्स हैं हमारे? 5 वॉवल्स हैं। उसके बाद ये पहली जगह होगी एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, एंड में कॉन्सोनेंट रहेगा। कितने कॉन्सोनेंट है आपके? 21 कॉन्सोनेंट हो गए। हाउ मेनी सच पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड, और सेंटर में आपका एक नॉन जीरो डिजिट, तो आपके नॉन जीरो डिजिट हो गए 9। तो 5 इंटू 9 इंटू 21 अगर आप कर दोगे तो इतने, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से जब करना होता है तो आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इतने आपके सामने केसेस आपको दिख जाएंगे। तो इसको जब आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 945। आगे चलते हैं। देयर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन अ table arranged in equal numbers of rows and columns, out of which 6 cups contain coffee and 3 cups contain tea। मतलब इस तरह से इन्होंने यहां पर अरेंज किया है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स 9 हैं।
इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। कितनी तरह से इनको अरेंज कर सकते हैं सो दैट हर एक के अंदर एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी आए। 6 आपके कॉफी के कप है, 3 आपके टी के कप है। अब अगेन इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक यूज होंगे। बेसिकली हमारे पास 9 जगह है, तो 9 जगह के अंदर अगर हमें शफलिंग करनी है तो उसके कितने पैटर्न बन सकते हैं? 9 फैक्टोरियल, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू 1 अगर शफलिंग करनी है। बट ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जब आप शफलिंग कर रहे हो, ये चीज तब होती है जब आइडेंटिकल 9 चीजें हो। बट अगर उसमें से कुछ सेम चीजें भी हैं, सिमिलर चीजें भी हैं, तो उस केस के अंदर अगर जैसे इस केस के अंदर 6 तो कॉफी हैं तो 6 तो वो सिमिलर होगी और 3 तो टी है, तो उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहां आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 यहां पे मैं इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो नीचे आपका 6 फैक्टोरियल है और इंटू 3 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल आपका 6 फैक्टोरियल कट गया। उसके बाद ये क्या होता है आपका 3 इंटू 2 होता है। 3 आपका एक 3 इससे कट गया, आपका ये 4 यहां से कट गया, तो आपका यहां पे आ गया 84। तो 84 ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आप इनसे, ये 84 यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आप इस तरह से इनमें बना सकते हो। बट इन्होंने एक कंडीशन यहां पे लगा दी कि हर रो के अंदर एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी होना चाहिए। मतलब इसमें से मैं वो वाले केसेस निकाल देता हूं जहां पे किसी रो के अंदर, एक पर्टिकुलर रो के अंदर कोई भी कप ऑफ कॉफी नहीं है। अगर इसमें एक भी कप ऑफ कॉफी नहीं है तो 6 कॉफी के कप सारे के सारे इन्हीं में तो आ जाएंगे, फिर तो यहाँ टी बचेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है। बट ध्यान देना हमें, ये तो हमने एक रो की बात की, ऐसे ही है सारे के सारे जो उनसे टी हैं वो सेकंड में भी आ सकते हैं, ऐसे थर्ड में भी आ सकते हैं। तो ऐसे 3 केस हो जाएंगे टोटल जिनके अंदर एक किसी रो के अंदर कॉफी का कप नहीं है। तो 84 में से मैं 3 को माइनस कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 81। डी आपका इस केस में सही आंसर रहेगा। अगला है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। मैं ले सकता हूं एक x और एक x माइनस 1 और एक x प्लस 1। क्या ये 3 कंसेक्यूटिव होंगे या नहीं होंगे? आपस में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए ना। उसके बाद ये कह रहा है कि इन तीनों का सम क्या होगा अगर मैं करूं 3x, क्योंकि ये -1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये कह रहा है इन तीनों का प्रोडक्ट वो क्या होगा x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी का हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 1, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। अब कुछ बच्चे यहां क्या गलती करेंगे, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है मैथ्स के, वो x काट देंगे और कहेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू +-2। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज, वो कहेंगे कि 2 पॉसिबिलिटीज है, जबकि आपने एक इंपॉर्टेंट चीज यहां मिस कर दी। जब आप x को यहां काटते हो, मैथ के बेसिक्स के हिसाब से हम ये मान के काटते हैं x को कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ये एजम्पशन लेके फिर आप x को काट सकते हो, फिर जो ऑप्शन आता है वो आपका सही होगा। अब हम देखते हैं कि जब x 0 है तब क्या सिनेरियो है। जब x 0 है उस केस में भी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो x इज इक्वल टू 0 भी तो एक ऑप्शन रहेगी। क्योंकि अगर आप देखो -1 0 1, इन तीनों को आप ऐड करो, -1 0 1 0, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो 0, तो पॉसिबिलिटीज आपकी 2 नहीं 3 होंगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है वो पक्का गलत करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब अगला देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म पॉइंट xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं, एक तो अलग होंगे और नॉन जीरो होंगे। मतलब जो सबसे पहला हमारा स्टार्ट हो सकता है वो पॉइंट 1 2 से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि पॉइंट 0 तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि नॉन जीरो है। पॉइंट 1 1 लूंगा तो वो दोनों सेम हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट करने हैं पहली बात। अब यहां पर मैं कितने x वाली जगह पे कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, 1 से लेके 9 तक के बना सकता हूं। तो
9 कॉम्बिनेशन तो मैंने यहां पे बना दिए। अब मैं अगर y की बात करूं तो y पे मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? y पे मैं 9 कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, क्योंकि जब जब x पे कोई वैल्यू आएगी तो मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है। तो यहां पर मैं 8 कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। 0 तो मैंने दोनों केस में आउट कर दिया। तो 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72। तो इसका आंसर होगा आपका 72। अब उसके बाद एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40। अगर मैं इन तीनों को वेट मान लूं, एवरेज वेट ऑफ बी डी एंड ई इज इक्वल टू 42। द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। एफ का जो वजन है वो बी के बराबर है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए प्लस बी इन सब का? मतलब मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ चाहिए, और इसको जो आएगा वो मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा। क्या ए बी सी की वैल्यू मुझे पता है? पता है, यहां से पता है, ये मैं डाल सकता हूं। क्या डी ई एफ की वैल्यू पता है मुझे? पता है, क्योंकि डी और ई तो यहां पर है ही है, और बी इन्होंने बोला है कि एफ के बराबर है। तो ये मैं मान सकता हूं कि ये बेसिकली डी प्लस ई प्लस एफ ही है। तो इसको भी मैं यहां पर प्लेस कर सकता हूं। तो अगर मैं यहीं से इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये डिवाइड बाय 6 आ गया, तो ये आपका 20 आ गया। यहां पे भी मैं 6 ले आता हूं तो ये आ गया आपका 21। तो 20 प्लस 21 आपका 41 आपका आंसर आ गया, क्योंकि मैंने a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 6 की वैल्यू वहां से 20 निकाल ली, और d प्लस ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई 6 की वैल्यू यहां से 21। तो आपका आंसर हो गया सी। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस 50 के अराउंड क्वेश्चंस हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन डेफिनेटली मैं मानता हूं कि हाँ, जिनके मैथ्स एवरेज लेवल का उनको मुश्किल लगेगा, बट वो कुछ एक ही थे। कई क्वेश्चंस आपने देखे थे बिल्कुल ही बेसिक थे, और अभी तो मैंने पैसेज वाले क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस ही नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें मैं जस्ट आपको आइडिया देना चाहता था, सो डैट आप इस सेशन में ज्यादा बोर भी ना हो जाओ और आपको थोड़ा सा बेसिक भी पता चल जाए। तो 27 क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए, वो तो बहुत छोटा फिगर है। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, खास करके वो स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स में अपीयर होने जा रहे हैं अगले संडे, उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपने इस चीज पे फोकस बिल्कुल नहीं करना कि सी सेट लेंदी है। आपने 80 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं। जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता जाए उसको छोड़ते चले जाओ, लेंदी लगे छोड़ते चले जाओ। आगे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे जो बहुत ईजी होंगे, और आप इस फिगर को तो बहुत ईजिली क्रॉस कर दोगे। यहाँ आपको कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना। कुछ बच्चे सी सेट ये सोच के देने जाते हैं मैं बाहर जाके बताऊंगा कि मेरे सी सेट में मैंने इतने मार्क्स फोड़ दिए। कुछ मैटर नहीं करता, उस चक्कर में नेगेटिव मार्किंग करवा ली तो वो आपका कहीं काउंट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको सी सेट के रिगार्डिंग क्लैरिटी पता चली है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये भी पता चला है कि मैथ्स के अंदर आपको किस टाइप की चीजों को वापस से अपना काम करना है। एनसीईआरटी बुक्स में किस टाइप की चीजें आपने पढ़नी है, सो डैट इस तरह के आप क्वेश्चंस कर पाओ, और क्या क्या बेसिक चीजें हैं, क्या मेथोडोलॉजी है जो आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको कोई ट्रिक्स, हाई फाई ट्रिक्स नहीं बताई, सिंपल बेसिक वे से बताया है। सो आज का सेशन आई होप आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, और सी सेट के रिगार्डिंग आपको काफी हद तक क्लैरिटी हुई है। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।